welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now, let us we are going to start our chapter 2nd of Political Science, class 10, chapter 2nd और बुक का नेम है Political Science और असाइनमेंट आपका जाएगा ये 43। तो आज का हमारा टॉपिक है संघवाद। जैसा कि लेसन है आपका संघवाद, लेसन का नाम क्या है? संघवाद। अक्सर क्या होता है कि पढ़ लेंगे हम पूरी बुक, लेकिन अगर हम रिपीट जाए बेटा थर्ड लेसन का नेम बताना, फिफ्थ का नेम बताना, एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हो, नाम को भूल जाते हो, पढ़ते जाते हो, पीछे का छोड़ते जाते हो। ऐसा नहीं करना। आपके टेस्ट भी होंगे, एग्जाम भी होंगे और आपको अपनी बेसिक्स क्लियर के लिए भी आपको सब चीजें माइंड में रखते हुए चलना है। तो आज का हमारा चैप्टर है संघवाद, जिसका नाम है एकात्मक। देखो, संघवाद जो है किसे कहते हैं, उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि शासन प्रणाली कितनी तरह की होती है, शासन व्यवस्थाएं किसी सरकार के सरकारें कितनी तरह के शासन स्वरूप में काम करती हैं। देखिए, सबसे पहले होती है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक जैसा कि एक आपको वर्ड से झलक रहा है, एकात्मक से एक आपको क्लियर हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है ना, एकात्मक से एक। आप हर चीज का लॉजिक मान के चलिए, जब याद होगा आपको। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? एकात्मक से आप एक को पकड़ लीजिए कि जिस शासन व्यवस्था में सरकार का एक ही स्तर काम करता है, एक ही स्तर होता है, उसे हम कहेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था। और इसमें ऐसा एक स्तर काम करता है, सरकारें और भी होती हैं, लेकिन किस रूप में काम करेंगी? वो जो बाकी इकाइयां हैं वो उस एक स्तर के रूप में, जो बड़ी सरकार है उसके अधीन रहकर, अधीनस्थ, उसके नीचे रहकर काम करती हैं। जैसे कि केंद्रीय सरकार, शासन का एक स्तर हो गया, शासन व्यवस्था का कौन सा स्तर हो गया? एक। इसके अधीनस्थ प्रांतीय सरकारें हो गई, राज्य सरकारें हो गई, या कोई और तीसरी सरकार हो गई, तो वो सब इस केंद्र सरकार के नीचे रहकर काम करेंगी। और जो एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ये केंद्रीय सरकारें, जो सबसे बड़ी इकाई है, ये अपने अधीनस्थ जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको भी आदेश दे सकते हैं कि आपको ऐसे ऑर्डर फॉलो करना है, ऐसे नहीं किया, उनसे उनके काम के बारे में जान सकती हैं, उनके अधिकार क्षेत्र किस तरह से पूरा अवमानना नहीं हुई उसके बारे में वो जानकारी हासिल कर सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर पावरफुल कौन सी सरकार हुई? जो केंद्र में है, केंद्र सरकार, जो एक, इसीलिए इसे एकात्मक व्यवस्था के नाम से पुकारा गया। ठीक है। उसके बाद आती है कि किन किन देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। चीन में है, चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। बेशक वहां पर अनेकों दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चलती किसके? कम्युनिस्ट पार्टी की, उसी की हमेशा सरकार बनती है। तो इसलिए हम चीन को एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कह सकते हैं। श्रीलंका है, यहाँ पर भी एकात्मक सरकार है, क्योंकि जो भी निर्णय होंगे, जो डिसीजंस होंगे, जितने भी कार्य होंगे, वो सब जो केंद्र सरकार है उससे प्रस्तावित होते हैं, और जो उसके नीचे की अधीनस्थ इकाइयां होती हैं उन्हें मानना पड़ता है। उसके बाद आता है शासन व्यवस्था का सेकेंड रूप, कौन सा? संघीय व्यवस्था। संघ, आप एकात्मक में तो हिसाब लगा लोगे कि एक शासन व्यवस्था वाली सरकार। संघीय व्यवस्था में संघ, आपको ध्यान रखना है, जिस शासन व्यवस्था में दो से ज्यादा स्तर पर या एक से ज्यादा स्तर पर, आप मोटे तौर पर इतना कह लो कि जिस शासन प्रणाली में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारें काम करती हैं, वो कौन सी व्यवस्था है? संघीय। एकात्मक में एक सरकार, संघ में एक से ज्यादा, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? उसमें तो हमने बताया था एकात्मक में कि जो सर्वोच्च सत्ता होती है उसके नीचे अधीनस्थ इकाइयां काम करती है, और वो सर्वोच्च सत्ता वाली सरकार अधीनस्थ सरकारों को आदेश दे सकती है, उनसे उनके कार्यों का देखरेख का हिसाब मांग सकती है। लेकिन यहाँ उसके विपरीत है, जितनी पावर केंद्र सरकार को दी गई है उतनी ही राज्य सरकारों को दी है।
उतनी ही स्थानीय सरकारों को भी है। अपने अपनी सीमाओं में रहकर ये सरकारें काम करती हैं। इनके अधिकार क्षेत्र बांट दिए गए हैं। आगे अपने इसी लेसन में आएगी इनकी अनुसूचियां, उसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी। इसमें क्या होता है, संघ में सर्वोच्च जो सत्ता होती है वो केंद्रीय प्राधिकरण तथा उसकी अनुसांगिक इकाइयों में बट जाती है। देखिए कैसे, केंद्र सरकार है और ये तो जो केंद्र सरकार बन गई ये तो हो गई केंद्रीय प्राधिकरण, यानी जो केंद्र सरकार के अधिकार है, अधिकार क्षेत्र हैं, जो इसके कार्य हैं उनको लेकर उसकी विभिन्न अनुसांगिक, अनुसांगिक का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ, नीचे की सरकारें, सबसे बड़ी केंद्र सरकार होगी, उसके पश्चात राज्य सरकारें या उनको प्रांतीय सरकारें बोल देते हैं हम, उनको क्षेत्रीय सरकारें भी बोल देते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सरकार, प्रांत, राज्य और क्षेत्र एक ही को कहते हैं। उसके बाद उसके जो केंद्रीय प्राधिकरण के जो कार्य होते हैं, अधिकार होते हैं, वो विभिन्न अनुसांगिक, अनुसांगिक का मतलब होता है जो उसकी अधीनस्थ इकाइयां होती हैं, जो उससे छोटी सरकारें होती हैं, उनमें बांट दी जाती है। केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो अलग होता है। केंद्र सरकारों को कुछ शक्तियां अलग, कुछ अधिकार अलग, कुछ कार्य अलग, ऐसे ही राज्य सरकारों को। और केंद्र सरकारों को एक मतलब सख्त से हिदायत होती है कि वो प्रांतीय सरकारों को आदेश नहीं दे सकती, जबकि एकात्मक सरकारों में वो दे सकती है। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, अपने काम हैं, अपने उन्हीं कामों के अंतर्गत अपनी सीमाओं में रहकर उन्हें काम करने पड़ते हैं। इस तरह से कोई किसी के काम में बाधा नहीं डालता, कोई किसी के कार्य क्षेत्रों में रुकावट नहीं डालता। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था। अब संघीय शासन व्यवस्था वाले देश कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है? देखिए, अगर आपने इसको यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं समझा तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पूरा बेसिक करवा रही हूँ आज मैं उस चैप्टर का। इसमें प्लीज इंटरेस्ट लेकर मेरे साथ बैठिए और उसको सुनिए। देखिए, संघीय जो शासन व्यवस्था है ये भारत में है। हमारे भारत में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, 3 स्तरीय सरकारें हैं। पहले केवल 2 ही थी, अब तीसरे स्तर की सरकार भी बन गई है, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। पहले केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी आपकी हो गई ये स्थानीय सरकार। भारत में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बेल्जियम में है संघीय व्यवस्था। अगर आपसे पूछते हैं कि संघीय व्यवस्था वाले देश कौन से हैं, मोस्टली ये क्वेश्चंस आपके 100 टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे? पहले एकात्मक शासन व्यवस्था थी, एक सरकार, मतलब जैसे केंद्र सरकार होती है उसके अधीनस्थ बाकी इकाइयां काम करती थी। लेकिन जब वहां ये विवाद छिड़ा डच और फ्रांसीसियों का भाषा को लेकर, तो वहां पर एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। जैसे सरकार बनी नहीं तो उस समय ये संसद बन गया, अपने आप संघीय व्यवस्था आ गई। क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में तो हम पहले ही बता रहे कि एक सरकार होती है, केंद्र सरकार प्रमुख होती है, उसकी चलती है, लेकिन यहाँ पर उसको भी कुछ अधिकार दिए गए, कुछ कार्यों से संबंधित मसलों को सुलझाने का, उसको निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। इसलिए वहां पर एकात्मक से बेल्जियम, हालांकि एक चीज और है, आप ध्यान रखना, जो संघीय व्यवस्था होती है ये बड़े बड़े देशों में लागू होती है। जो बड़े देश होते हैं वहां पर जिनकी आबादी बहुत ज्यादा करोड़ों में हो, वहां पर लागू होते हैं। लेकिन बेल्जियम जो है बहुत छोटा सा देश है, फिर भी यहाँ पर क्यों की गई ये व्यवस्था? क्योंकि अपने देश को बचाने के लिए, गृह युद्ध जैसी स्थिति को टालने के लिए। तो ये कहा जाता है, उसकी सबने प्रशंसा की इस फैसले की कि हाँ भाई बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि उसने अपने घर में स्थिति को संभाल लिया। गृह युद्ध मैंने बताया था, एक देश में होने वाले 2 समुदाय के बीच की झगड़े को कहते हैं, बीच के संघर्ष को कहते हैं। तो इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, एकात्मक और संघीय शासन व्यवस्था। आशा है आपको समझ भी आ गया होगा। नहीं भी समझ आता है तो आप ऑडियो को दोबारा सुनिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते हुए चलिए, साथ में आपको क्लियर होगा बिल्कुल। और एनसीईआरटी की रीडिंग तो मस्ट है, आपको करनी ही है, क्योंकि इतना सारा काम हम ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश कर रहे हैं, पर पॉसिबल जितना होगा हम करवा रहे हैं। आप रीडिंग खुद कीजिए घर पे, आपकी सेल्फ स्टडी की पावर कैचिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि विभिन्न स्तरों की जो सरकारें हैं उनके अधिकार क्षेत्र कहाँ से, कि हम बार बार कह रहे हैं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करें, तो ये अधिकार कहाँ से मिलते हैं, इनको कौन देता है?
तो ये अधिकार इनको देता है संविधान। संविधान में सब चीजें उल्लिखित है, लिखित है, वर्णित है, कोई भी नियम है, कोई प्रावधान है, लेकिन इसका एक नियम है, इसकी जो अभिव्यक्ति है, जो संविधान की जो प्रावधान है उसके बारे में जानने का हक केवल न्यायालय को है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय। हम और आप जैसे लोग ये नहीं कह सकते आइए जी संविधान दिखाइए इसमें कहाँ क्या है, नहीं, हम उन कानूनों को जान सकते हैं क्योंकि वो हर जगह लिखित है। कानूनों की किताब पढ़ोगे आप, लॉ वगैरह करते हैं, उन लोगों को सब पता होता है, हम वहां से इसकी नॉलेज ले सकते हैं। तो जो संघीय शासन व्यवस्था है इसका उद्देश्य है देश में एकता की सुरक्षा करना। दोहरे उद्देश्य है इसके। हम कहते हैं ना संघीय शासन व्यवस्था, संघवाद, तो हमारा चैप्टर यही है, इसी पर हमें ज्यादा फोकस करते हुए पढ़ना है। देखिए दोहरा उद्देश्य संघवाद का, एक तो उसको देश की एकता की रक्षा करना, क्योंकि अगर कोई स्थिति बेलजियम जैसी बनती तो उसको वहीं सुलझाए, मामले सुलझ जाएंगे तो देश की रक्षा हो जाएगी, आपस में संघर्ष नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, स्थिति वहीं पर सामंजस्य बैठा लेंगे। दूसरा, क्षेत्रीय स्वायत्तता निश्चित करना, उनकी क्षेत्र संबंधी जो भी अधिकार है, स्वतंत्रता है, उनको निश्चित करना कि भाई राज्य सरकार को अधिकार दे दिए तो उसके बाद केंद्र सरकार का क्या मतलब बनता है कि वो उनको जाए, उनको डिस्टर्ब करे, उनके काम में बाधा डाले कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं मुझे हिसाब दो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये एक आदमी को एक काम दे दिया गया, मान लो हमें काम दे दिया गया टीचिंग का, अगर बार बार हमें आके कोई डिस्टर्ब करेगा तो हम अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, बार बार हम उसी में उलझे रहेंगे। तो ऐसा प्रावधान किया गया कि क्षेत्रीय स्वायत्तता निश्चित करे, और ये कहाँ हुई? संघवाद में। ठीक है, अब संघ या के आपको मैं क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार क्या है, तो एक बार मैं क्लियर करते हुए चलती हूँ। देखो, जो संघ सरकार है वो पूरे देश के लिए होती है, पूरा देश उसी के हिसाब से चलता है, उस पूरे देश की देखरेख करना, उसके हितों की अनदेखा ना हो, समाज में कितनी तरह के समुदाय हैं, सभी के हितों को सोचना, सभी के जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार है उनका हनन ना हो, जो नीतियां हैं, पॉलिसीज है, पूरे देश के लिए, पूरी आम जनता को देखकर बनाती है जो वो केंद्र सरकार। केंद्र में जो स्थित है उसे हम केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सरकार या संघ सरकार, ठीक है। जहां पर दो से ज्यादा सरकार होगी वहां संघ रूप ले लेगा। प्रांत सरकारें अपने अपने राज्यों को आदेश दे सकती हैं, अपने अपने राज्यों के अधीन है। बताइए अपने भारत में कितने राज्य बताइए? किसी बच्चे को अगर नहीं पता हो तो मैं क्लियर कर दूं, पहले 29 स्टेट्स थे, अब 28 स्टेट्स हैं। ये करंट में पूछे जा सकते हैं, क्यों है? क्योंकि पहले जम्मू और कश्मीर को हम 29वें राज्य में भी गिन सकते थे, अब उसे संघ राज्य में लिया जाता है, इसलिए वहां से कम होकर संघ में बढ़ गया। अगर संघ में आपके 7 है तो वहां 8 हो गए और राज्य आपके 1 घट गया। इसको ध्यान रखना। आपने कुछ चीजें ऐसी होती है जो पढ़ाते वक्त ही माइंड में आती है और उसी समय बताई जाती हैं। तो आपके राज्य 28 है और राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो अपने देश में जितनी भी समस्याएं हैं अपने राज्य में उनको निर्णय लें, उनके बारे में, उन अधिकारों को पालन करते हुए। एक होती है तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारें वो सरकार होती हैं जो अपने क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में, जैसे कि गांव में हो गई, शहरों में नगर पालिकाएं हो गई, वहां रहते हुए काम करते हैं, वहां के लोगों की, क्योंकि उनको ज्यादा समझ होती है। देखो केंद्र सरकार से अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 10-5 मिनट के लिए जाएगा, भाषण दे आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए चला जाएगा, तो उसको वहां की लोकल समस्याओं का कैसे पता लगता है? जो लोग वहां के हैं वही बताएंगे, जो नेता लोग हैं कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। इसलिए ये एक नई सरकार की स्थापना की गई ताकि लोगों की स्थानीय मुद्दे वही स्थानीय सरकारें निपट सके, सुलझा सके। ठीक है, और वो अच्छे से सुलझा भी रही है, पहले से प्रोग्रेसिव भी है। इस स्थानीय सरकार बनाने से अधिकतर जो चीजें हैं वो सुलझी भी हैं। तो स्थान एक जो संघीय व्यवस्था है, इसका जो हम कहते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है, तो संघीय व्यवस्था का जो गठन है और कामकाज है, इसके लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? एक तो जब संघीय व्यवस्था की स्थापना होती है तो विभिन्न स्तरों की जो सरकारें होती है, जैसे मैक्सिमम 2 या 3 तो होती है, 3 से ज्यादा तो कहीं भी नहीं मिलेंगी अभी तक, तो 2 और 3 स्तर की सरकारें होती है। तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपस में बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए कि अगर किसी चीज को किसी सूची में रखा गया है या सत्ता का विभाजन किया गया है तो ठीक है,
किसी को कुछ अधिकार दिए गए, किसी को कुछ दिए गए, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम दिए गए, तो वो सही है, उनकी शक्ति के अनुसार दिए गए, तो उस पर सबकी सहमति होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। मान लो नहीं तो एक ने नियम बनाए, दूसरे ने उसको हटाने की कोशिश की, तो वो फिर आगे नहीं हो सकता है कामयाब। इस तरह से सत्ता के बंटवारे के नियमों पर तीनों स्तर की सरकारों के आपस में सहमति होनी चाहिए। दूसरा, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि भाई इसको ये काम दिया गया है तो ये इसकी कैपेबल होगा, मुझे ये काम दिया गया है, मैं ये कर सकता हूँ। तो एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। और दूसरा भरोसा कब होना चाहिए कि भाई राज्यों ने ये चीज लागू की अपने राज्यों में, तो केंद्र सरकार को ये विश्वास होना चाहिए कि भाई राज्यों की समस्या को ये अच्छे से जानते हैं, इन्हें पता है, क्योंकि ये वहां से संबंधित है, इसलिए वहां ये चीज लागू की है तो ठीक की है। देश का मुद्दा अलग होता है, राज्य की समस्या कई बार अलग हो जाती है, भाषा के मुद्दे छुड़ जाते हैं, धर्म से संबंधित लोग वहां पे ज्यादा हो, तो राज्य संबंधित मसलों पर आपस में भरोसा होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, अधिकार क्षेत्रों को मानते हुए काम करें, ऐसा होना चाहिए। और संवैधानिक प्रावधानों की देखरेख में काम हो। जो भी हमारे संविधान में लिखित नियम है, जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जैसे न्यायपालिका, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें संविधान के नियमों के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हम न्यायपालिका के थ्रू करेंगे, जज वकीलों के थ्रू करेंगे। सब लिखा होता है, सब उन्हें पता होता है, उनकी एजुकेशन इस टाइप की होती है कि इस धारा किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है, तो सारी नॉलेज वहां से हमें मिलती है। स्थानीय सरकार जो होती है वो गांव के स्तर पर सरकार होती है, इसका फैसला पंच या सरपंच करते हैं और ये वहीं के लोगों के बीच में से वार्ड में से चुने जाते हैं। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता जो होती है वो या तो मेयर करते हैं या महापौर करते हैं। और एक इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन उठता है कि विकेंद्रीकृत सरकार कौन सी है। विकेंद्रीकरण क्या है? तो जब राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियों को लेकर उनसे कुछ काम, कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां तीसरे स्तर की सरकार जो होती है स्थानीय सरकार, उनको देती जाए तो वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। ठीक है, देखो एकात्मक शासन व्यवस्था में केवल केंद्र सरकार, द्वित्वमक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारें प्रमुख भूमिका निभाती है। और जो विकेंद्रीकरण की सरकार है इसमें स्थानीय सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के कुछ काम हल्के करके इसको दे दिए गए। तो देखिए, मान लो अपना स्कूल है, सीआर इंटरनेशनल स्कूल, तो 2500 बच्चे पढ़ते हैं। इसको हल्का बनाने के लिए कि हर बच्चे के बारे में हम पूरी डिटेल ले सकें, पूरी जानकारी ले सकें, उसके रिजल्ट्स को देख सकें, इसके लिए सभी बच्चों के सेक्शन बनाए गए हैं, अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं, अलग अलग टीचर्स नियुक्त किए गए हैं, टीचर्स के ऊपर कोऑर्डिनेटर रखे गए हैं, कोऑर्डिनेटर के ऊपर मैम है, प्रिंसिपल मैम, उनसे ऊपर मैनेजमेंट है। किस लिए? कि सब एक दूसरे के कार्य को आगे बढ़ाए और काम बट भी जाए। भाई अगर मैम ही सारे काम करेंगी तो नहीं पॉसिबल है, इसलिए उनके काम को कोऑर्डिनेटर्स ने हल्का कर दिया। और कोऑर्डिनेटर्स ही सारे काम करेंगे तो टीचर क्या करेंगे? वो अब उनके सपोर्ट 3-3, 4-4 क्लासेस लगा दी गई कि ताकि वो अपने से संपर्क क्लासेस को ध्यान से देख सके, हर एक बच्चे की डिटेल। किस लिए किया गया है? कि हमारा स्कूल सही ढंग से चले, सही मैनर में चले, सही डिसिप्लिन बने, एक एक बच्चे के ऊपर फोकस हो। इसी तरह से हमारी सरकारें काम करती है, बिल्कुल संस्थाएं हैं, जैसे स्कूल हमारी संस्थाएं ऐसी ही चलती है कि हर एक को हम अच्छे से काम, हर नागरिक के बारे में उसके अधिकारों का हनन नहीं हो, हर नागरिक को उसका अधिकार मिले, उसको एक ये कि गौरवान्वित हो कि मैं इस देश का वासी हूँ, मेरा कहीं भी अहित नहीं हुआ है, उसके कर्तव्य की ड्यूटी वो पूरी करे। तो ये सब चीजें एक देश में सुरक्षा, रक्षा, शांति और एकता की स्थापना के लिए है। जिस तरह से हम चाहते हैं हमारा स्कूल अच्छा बढ़े, डेवलपमेंट हो, एक नाम हो, उसी तरह से हम चाहते हैं, भाई देश की सरकारें भी चाहती है मेरा देश अच्छा चले, विदेशों तक में हमारे देश का नाम, और होता भी, हमारे भारत का नाम नहीं है, बहुत नाम। तो इस तरह से आज का आपका टॉपिक क्लियर हो गया। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और जो भी काम आपको दिया जाता है बी सीरियस होकर प्लीज उससे लिखिए भी और याद रखिए, आपके ही काम आएगा, आप ही का फायदा है। ओके।